हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है अब्दुल बासित साहब। बासित साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। चीमा साहब दोबारा बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बासित साहब, आपकी एक्सपर्टीज है, आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन स्टेट एक्टर्स को और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंसी है इसको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा जारी बात है इस हवाले से रिसर्च आर्टिकल्स हों या अखबारों में आर्टिकल हो वो अवेलेबल है। बासित साहब, सबसे पहले आज आपसे ये पूछना है कि ये जो टीटीपी और पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कहाँ पे खड़े हैं? क्योंकि सुनने में आया है कि रिसेंटली बात हुई, कोई 1 महीने का सीज़ फायर की बात हुई है। तो एक्चुअली क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से जनरल पब्लिक बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती। आप क्योंकि डे टू डे, बल्कि मैं तो कहूँगा घंटे के हिसाब से फ़ॉलो करते हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को, तो आप क्या देखते हैं इस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान और जो टीटीपी है उसके दरमियान मुज़ाकरात की क्या पोज़ीशन है और कहाँ पहुँचे हैं? जी सर। थैंक यू चीमा साहब। इस पे मेरा ख्याल है टेक्टिकल ब्रेक थ्रू तो है कि सीज फायर हो गया है, तो दोनों तरफ से इस टाइम जो है वो हमले बंद हैं। ऑपरेशंस और टेररिस्ट अटैक्स दोनों रुके हुए हैं। कुछ प्रिजनर्स की इस पे हमने पहले भी बात की है, अगर आपको याद हो आपके प्रोग्राम पे कुछ प्रिजनर्स रिलीज भी हुए हैं। अब उन्होंने एक और लिस्ट दी है टीटीपी ने प्रिजनर्स के रिलीज की। जो डेडलॉक है, तो ये ब्रेक थ्रू के एक एनवायरनमेंट में तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसको आप सीज फायर कह लें, और वो इनडेफिनेट है। जो मेरी इतलात है वो ये है कि पाकिस्तान शायद इनसे 2 साल का चाहता था। अब 2 साल का हमारे साथ सीज फायर कीजिए, जिसके में हम फिर जो फाटा का मर्जर का रिवर्सल है उस पर कुछ देख लेंगे। जो वो एक शरिया का नफाज चाहते हैं उस पे चीज़ें देखी जा सकती हैं। और टीटीपी का जो अपना फ्यूचर है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि ये यानी जो बंदूक की सियासत कह लें, मिलिटेंसी बंदूक की सियासत हो गई, अस्करियत पसंदी, उसको छोड़े। और उनको कोई मेरा ख्याल है 5 नाम भी दिए गए थे कि उनमें से कोई एक पिक करके अगर पॉलिटिक्स में आना चाहे, तो उसके लिए उन्होंने उनसे 2 साल का अरसा मांगा कि आप सीज फायर करें। मीन वाइल हम इन चीज़ों को आयरन आउट करने की कोशिश करते हैं कि फिर देखते हैं कहाँ जाता है। वो नहीं माने, फिर उन्हें 6 महीने का कहा गया कि 6 महीने का सीज फायर कर लें। वो उस पर भी नहीं माने और फिर 3 महीने पे उन्होंने कहा। तो खैर वो इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान मिनिमम 6 चाहता था। तो टीटीपी ने कहा जी नहीं, 3 महीने वो एग्री नहीं हुए। तो ये जो इनडेफिनेट सीज फायर है ये एक तरह से यूनिलैटरल है। यानी टीटीपी ने कहा कि चलें जी, हम फिर एक यूनिलैटरल सीज फायर करते हैं कि एटलीस्ट टॉक्स चलती रहे। तो इस टाइम टॉक्स चल रही हैं चीमा साहब। चीजें मैंने आपको बता दी, यही 3 टॉक्स चल रही हैं, ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। लेकिन टॉक्स चल रही हैं, अटैक्स रखे हुए हैं। तो एक सब ऑप्टिमल आउटकम तो आपके सामने है जो टेम्परेरी है। ये किसी भी टाइम किसी भी वजह से जो है कोलैप्स कर सकती है। बट नन द लेस दिस इज वेयर वी आर टुडे, कि द डिस्कशंस आर ऑनगोइंग के फाटा मर्जर पे क्या करना है, शरिया के नफाज के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और टीटीपी का जो फ्यूचर है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहते हैं कि ये टीटीपी शुड सीज टू एग्जिस्ट। और अगर इन्होंने अपना कोई वजूद बरकरार रखना है तो वो असला नहीं होगा, वो अस्करियत पसंदी नहीं होगी, वो सियासत ये करें और अपना नाम तब्दील कर लें। उस पर मेरा ख्याल है टीटीपी शायद जो है वो तैयार नहीं है। जरगे आते जाते रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब एक को तत्तुल का शिकार है। अभी टीटीपी ने वो जैसे मैंने कहा एक और प्रिजनर्स रिलीज की डिमांड कर दी है। तो ये चल रहा है। और एक चीज कह दूंगा कि ये एक एटलीस्ट 14 साल का कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम 2007 से लें जब टीटीपी दिसंबर में बनी थी, यानी 2008 से आप ले लें तो तकरीबन 14 साल बनते हैं। लेकिन अगर और पीछे वॉर ऑन टेरर या 2001 से शुरू कर दे तो अबाउट 2 डेकेड ओल्ड का ये कॉन्फ्लिक्ट है। 14 साल की इंसर्जेंसी है। तो ये ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं निकलता। तो मैं जाती तौर पे एज 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 अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ दिस टॉपिक और दीज इश्यूज, मैं यही समझता हूँ कि टॉक्स जितनी लंबी चले और इश्यूज जो है वो आयरन आउट हो, वो बेहतर है बजाय इसके कि आप एक क्विक फिक्स करें
यानी डील करना मुश्किल नहीं है चीमा साहब, यू कैन हैव अ डील ऑन द टेबल टुमारो, बट द लार्जर क्वेश्चन इज कि डील होल्ड करती है कि नहीं। तो एग्रीमेंट तो आप कर सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट कोलैप्स करते हुए टाइम नहीं लगता। तो उस हिसाब से आई सी दिस पॉजिटिवली के लंबे मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो अगर बोल्ड और एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो, वो बेहतर है इससे बजाय कि आप एक जल्दी जल्दी से एक डील कर दें कि आप बताएं कि वो जी ब्रेक थ्रू हो गया और बाद में वो ब्रेक थ्रू टूट जाए। तो लेट सी के इसकी आउटकम्स क्या निकलती हैं। कन्वर्सेशन इज क्वाइट बोल्ड, क्वाइट फ्रैंक। सो या दिस इज वेयर वी आर चीमा साहब। सॉरी, आप मुझे सुन सकते हैं बात सर? जी जी प्लीज। ये तो बात साहब आपने बताया कि टॉक्स कहाँ पे खड़ी है, लेकिन एक और बड़ी पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई जब पाकिस्तान की इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टीज में से एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्होंने ये रिसेंटली एक इजलास भी बुलाया। मैं उनमें से एक दो ऐसे खास को मिला हूँ जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी से मिल के आए। उन्होंने, और वहां पे ये बातें हुई कि हमें टीटीपी से टॉक्स खुद करनी चाहिए और हमें बताया जाए कि हम कहाँ खड़े हैं टीटीपी के टॉक के साथ। और सुनने में ये भी आया कि एएनपी और पीपल्स पार्टी मिल के जो है अवामी नेशनल पार्टी जो कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि टीटीपी के साथ टीटीपी की तरफ से बहुत सारे डैमेजेस बर्दाश्त कर चुकी है, बहुत सारी लीडरशिप अपनी और वर्कर्स गंवा चुके हैं। और पीपल्स पार्टी भी क्योंकि जाहिर बात है रही है, इनसे अफेक्ट हुई है। बहुत सारी दहशत गर्दी के जो है वो लीडरशिप इवन की बेनजीर भुट्टो साहबा जो है, खैर वो तो माजी की बात है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा लीडरशिप टीटीपी के हाथों जो है वो शहीद हुई है इन जमातों की। तो ये बात चल रही है कि पीपल्स पार्टी एएनपी या सरकार या पार्लियामेंट जो है वो बात करे टीटीपी के साथ और इनको बताया जाए, अफवाज जो है या पाकिस्तान की मिलिट्री या वो अदारे जो इस वक्त टीटीपी के साथ टॉक्स कर रहे हैं वो पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ले। तो आप इस इनिशिएटिव को कैसे समझते हैं? क्या ये लॉन्ग टर्म है, इम्पोर्टेंट है, या ये क्या समझते हैं क्यों जरूरत पड़ी कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात करनी पड़ी और ये कहना पड़ा? क्या पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं थी या उनके नुमाइंदे ऑन बोर्ड नहीं थे? आप इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? जी। देखिए, ये इसका बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है देखना। एक तरफ तो दो चीजें कंपेयर नहीं की जा सकती, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। टीटीपी ने अपने धड़ों को मजबूत करके यूनिफाई किया है, यकजा किया है। यानी तकरीबन पहले 11 होते थे, अब तकरीबन मैं पहले इसकी आई केप्ट टैली ऑफ दिस, बट अभी लेटेस्ट मैंने कहीं एक बहुत ही क्रेडिबल रिसर्चर ही थे कोई, उनका पड़ा था कि 20 धड़े हो चुके हैं जो मुख्तलिफ ज्वाइन करते रहे। पहले 12 थे। 11-12 तो एज आई टोल्ड यू मेरा अपना अकाउंट था, वो टेबल है पूरा, उसमें 12 थे। और अब वो कहते हैं मैंने पिछले 3 महीने से को मैं नहीं कर सका, तो वो छोटे छोटे मिलते मिलते 8 और शायद शामिल हुए, तो 20 हो गए। कहने का मकसद है उन्होंने अपने रैंक्स को यूनिफाई किया है। अच्छा, इधर आप ये देखें तो जो करंट पार्लियामेंट में विद द एक्सक्लूजन ऑफ पीटीआई, ये एक ऑलमोस्ट एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, हालांकि कमजोर है लेकिन नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है। अच्छा, इनका कोई डिफरेंस खास मिलिट्री से उस तरह का भी नहीं है, तो मिलिट्री भी ऑन बोर्ड नजर आती है। तो एक तो ये दोनों तरफ की जो पार्टीज की बात हो रही है उसमें आप देख लें तो एक यकसुई की बात। अच्छा, ये जब मुज़ाकरात शुरू हुए उस वक्त टीटीपी के हमले काफी बढ़ गए थे चीमा साहब, तो एक जरूरत थी कि सीज फायर किया जाए। तो अफगान तालिबान एक्शन कर नहीं रहे थे और हमले रुक नहीं रहे थे। तो जो लॉसेस थी वो डेली ऑलमोस्ट जो है वो तीन दो दो तीन दो तीन एक गिवन डे पे तो 6-7 भी जो है वो शहादतें उठा रही थी पाकिस्तान आर्मी पाक अफगान बॉर्डर पे। तो वो एक फिर उस पर प्रेशर हुआ, वो सीज फायर हो गया। अच्छा, ये जब टर्मोइल था, नो कॉन्फिडेंस का माहौल चल रहा था, तो यहाँ पे मुज़ाकरात जो लीड किए हैं इधर से वो कोर कमांडर पेशावर फॉर्मर डीजीएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने किए। वो इस सब्जेक्ट से पुराना डील करते हैं, कोर कमांडर पेशावर भी हैं तो वो किए। अच्छा, फिर उधर से दो इसमें कबायली जिरगे पड़ गए, एक मसूदों का और एक मालाकंड से कबाइल का जिरगा जो था। उन्होंने इनिशियल जो मेरा ख्याल है आइस ब्रेक हुई है वो उन्होंने की है। उन्होंने टॉक्स की और इसमें हकानीज मेडिएट करते रहे, और उसके बाद फिर फैज हमीद साहब पहुंचे और फिर एक बड़ा जिरगा, और इस तरह वो चलता रहा। अच्छा, उसके नतीजे में ये जो इनिशियल सारा स्पेड वर्क हुआ, ग्राउंड वर्क हुआ, उसके नतीजे में एक सीज फायर आ गया।
जो खामोशी आपको नजर आती थी वो आईएसपीआर और इसके लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे थी कि ना तो वो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये इट वाज वेल नोन के डीजी जो है, सॉरी, फैज हमीद साहब जो हैं वो टॉक्स करके आए हैं, आईएसपीआर ने कोई बयान नहीं दिया, ना गवर्नमेंट ने कोई बयान दिया, यानी ऑफिशियली उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं थी। अच्छा, ऑफिशियली फ्रॉम टीटीपी एंड तालिबान रिजीम आ गई थी कि तालिबान ने कहा हम मेडिएट कर रहे हैं, टीटीपी ने कहा हम बात कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं, यहां से कोई एक्नॉलेजमेंट। इसकी पहली एक्नॉलेजमेंट तारीख मुझे नहीं याद की, मतलब चंद दिन या एक कुछ हफ्ता पहले, इस तरह 1.5 हफ्ता पहले, 1.5 वीक अगो आई कि हाँ जी मुज़ाकरात हैं और एक सीज फायर है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। मेरा हाल है वो मरियम औरंगजेब जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है उनकी तरफ से है, तो वो पहली ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट एट द पॉलिटिकल लेवल थी कि हाँ जी। अच्छा, उधर से फिर बात, मेरा ख्याल है अगर उसको आप एज अ यार्ड स्टिक लें तो उधर से फिर बात आगे बढ़ती है कि अब एक यूनानिमिटी ऑफ व्यू बिटवीन द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप होना चाहिए कि जी आगे यहां से कैसे चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो बात है कि जी अब पार्लियामेंट ऑन बोर्ड आए। पार्लियामेंट, क्योंकि पहले भी एतराज ये था कि पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं हुई, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया, जो नवंबर वाली डील थी, इफ यू रिमेंबर, जो दिसंबर में आके 1 मंथ का ट्रूस था, जो 10 दिसंबर को यूनिलैटरली टीटीपी ने स्क्रैप कर दिया था। तो उस वक्त भी यही था कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए, पार्लियामेंट डिबेट करे, पार्लियामेंट ओनरशिप। तो अब इसको मेरा ख्याल है ये जो बिलावल भुट्टो का बयान है वो यही है कि इसको पार्लियामेंट में लाया जाए। जितनी डेवलपमेंट हुई है अब तक, वो मिलिट्री जो है वो पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड करे और इधर से आगे फिर पार्लियामेंट देखे कि इसका करना क्या है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि बिलावल भुट्टो और एएनपी, उन्होंने सबसे ज्यादा शहादतें उठाई हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि यही वो दो पार्टीज हैं, पीपीपी और एएनपी, जिन्होंने निजाम अदल रेगुलेशन एक्ट जो है वो टीटीपी सवाद चैप्टर मुल्ला फजलुल्ला और सूफी मोहम्मद के साथ भी साइन किया था। और इस वक्त बात भी निजाम अदल एक्ट 2009 या 2010 को इम्प्लीमेंट करने की हो रही है, जिसमें वो काजी कोर्ट्स वगैरह थे। तो वही दो पार्टीज बात कर रही हैं जो उन्होंने निजाम अदल एक्ट भी किया था। तो इट इज इंटरेस्टिंग। तो मेरा ख्याल है इट इज जस्ट टू पेव द वे फॉर पॉलिटिकल डायलॉग ऑन दिस एंड टू ब्रिंग द पार्लियामेंट इन द पिक्चर। उसके लिए ये किया गया है और फिर वहां से डिबेट जहां जाए वो यही है कि अगर अभी तक इस पे जो थोड़ी सी प्रोग्रेस है चीमा साहब, वो पॉजिटिव है, यानी इन टर्म्स ऑफ वायलेंस का जो डिक्लाइन है और जो टेक्टिकल एक ट्रूस की पॉजिटिव आउटकम है। तो बजाय इसके के बाद में इसकी ओनरशिप को लेके कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए, उससे बेहतर है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आ जाए ऑन दिस इशू। तो आई डोंट सी दिस एज इन अ नेगेटिव लाइट, आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। पार्लियामेंट को बात करनी चाहिए और उसमें ना काफी सारी फिर जो डिटेल है वो इस स्पेस नहीं है टाइम का यहाँ पे इतना कि उसमें जाया जाए कि मसलन एक हार्डकोर एलिमेंट है, एक जो है वो मिडिल रैंक है जो फुट सोल्जर है, और एक फैमिलीज है। फैमिलीज की रिपेट्रिएशन तो ऑलरेडी एक तरीके से हो रही है। फिर आपके वो लोग हैं जो फॉर वेरियस रीजन, सर्कमस्टांशियल रीजन जो भी थी उनकी वजह से जो, और फिर आपका आता है इडियोलॉजिकल हार्डकोर एलिमेंट, मे बी दोज हु हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स। उनसे डिफरेंटली डील करना, यानी उनको लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उनको डी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और फिर यानी ये नहीं होगा कि एक ब्लैंकेट एमनेस्टी दे दी जाए, सारे केसेस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इन चीजों के लिए एक डिबेट चाहिए, और इस तरह की जो बारीक डिबेट है जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हो, सिक्योरिटी इश्यूज इन्वॉल्व हो, उसके लिए आई थिंक पार्लियामेंट इज द राइट फोरम। उधर वो प्लेटफॉर्म भी है, उतनी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की वैरायटी भी मौजूद है जो इनपुट्स दे सकती है, लीगल एक्सपर्ट्स आ सकते हैं, सिक्योरिटी उनके स्टेक होल्डर्स अपनी इनपुट्स दे सकते हैं, और वहीं से एक्चुअल नेशनल कॉन्सेंसस डेवलप हो सकता है कि जी क्या करना है या क्या नहीं। वरना अगर एक यूनिलैटरल ओवर द टॉप या एक टॉप डाउन किस्म की डिसीजन को जो है वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट या स्टेक होल्डर्स के ऊपर इम्पोज किया जाए, तो फिर उसकी जो आपने
ने कहा कि जो लाइफ लाइन होएगी, जो लाइफ स्पैन होगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो एज आई सेड, सॉरी लंबा कर दिया, एज आई सेड के जिस तरह मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा, मेरे हिसाब से जितने ये लंबे मुज़ाकरात चले, वो बेहतर है कि आप एक क्विक फिक्स करें जो बाद में कोलैप्स हो जाए। तो बस अब 2 छोटे-छोटे सवाल करने हैं। एक सवाल ये है, ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था लेकिन मेरे ज़हन में अभी आया तो मैं चाहता हूँ लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कि ये जो बात है नेगोशिएटिंग विद द मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस जो है, जिन्होंने हज़ारों पाकिस्तानियों को जो है वो शहीद किया है। क्या पाकिस्तान की रियासत इनको इनके खिलाफ क्रैकडाउन करने में फेल हो गई है? और क्या पाकिस्तान अब थोड़ी वीक पोज़ीशन में इनसे बात नहीं करेगा बिकॉज़ आपने उनको कंप्लीटली सबमिट वो उन्हें सबमिट तो नहीं किया आपके सामने? और तो ये चीज़ें आप कैसे देखते हैं? ये एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ये चीज़ कहाँ पे फिट करती है? क्या पाकिस्तान एक पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है या वीकनेस से बात कर रहा है? और हम प्रॉपर्ली उनको जो है वो नहीं जो है वो सबमिट कर सके रियासत के आगे, तो इस इसको आप कैसे देखते हैं? जी। इसका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो यही है कि जब पार्लियामेंट ऑन बोर्ड आएगी और हुँ, पार्लियामेंट इसका इस इनिशिएटिव की ओनरशिप ऑफ पार्लियामेंट यहां से आगे ले लेगी, तो फिर पाकिस्तान फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ निगोशिएट करेगा। तो क्या हमने फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस देखे जी? जो इंसर्जेंसी होती है या जो नॉन स्टेट एक्टर्स की एसिमेट्रिक वॉरफेयर में होती है, वो यही होती है कि आप ऐसा डेडलॉक क्रिएट करें जहां पे एक मिलिट्री सोल्यूशन नॉन एग्जिस्टेंट हो, यानी दोनों पार्टीज एक दूसरे को मिलिटरीली ओवर पावर नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है मर्जर्स के बाद टीटीपी ने वो चीज तो क्रिएट कर दी थी, तो फिर उधर से पॉलिटिकल डायलॉग शुरू होता है और इसी तरह इंसर्जेंसीज का कोई हल निकलता है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से जो है ना, ये डिबेट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एज वेल एज जो हमारी नॉर्थ वेस्टर्न पेरिफेरी है, उसमें मुझे ये थोड़ी सी जो है वो इररेलेवेंट लगती है कि जी कौन वीक या कौन स्ट्रांग है। देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते हैं, अमेरिका ने तालिबान के साथ किया है, मुज़ाकरात किए ना जी, तो उसमें फिर ये नहीं होता किसने किसको कितना मारा है। उसमें यही इंपॉर्टेंट है कि वो जो बात थी ना कि ब्लड्स ऑन हैंड्स जिसका होगा, उसके लिए लीगल प्रोसेस रिलैक्स नहीं किया जाएगा, उसको लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो कोई ब्लैंकेट एमनेस्टी नहीं आएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन रेड लाइन है, ये बहुत ही क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई कोई जो है वो बात नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये मुज़ाकरात होंगे। तो मुझे तो फिर नहीं समझ आता कि इसमें पोजीशन ऑफ वीकनेस कहां से आ गई। हाँ, एक इंप्रेशन जरूर जनरेट इस तरह का होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है चीमा साहब, वो रिकॉन्सिलिएशन से ही एंड होने होते हैं जी। दोनों साइडों को एक दूसरे को माफ करना होता है, गुस्से को कम करना होता है, और बड़ा यू हैव टू शो अ बिगर हार्ट, लार्जर हार्ट, तो तब भी होगा, बिल्कुल। वरना तो फिर यू कैन गो बैक एंड फोर्थ जी। तो इस डिबेट में मेरा नहीं ख्याल पड़ना चाहिए कि कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। दोनों पार्टीज ने एक डेडलॉक के अंदर है, उस डेडलॉक में दोनों डेड बॉडीज उठा रही थी, और आप शायद रियलाइज करते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट इट। पीस टेबल पे आई है तो हमें इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, एंड लेट्स होप फॉर पीस, दैट पीस एंड सैनिटी प्रीवेल्स। एंड अगेन आई से कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉन निगोशिएबल, और किसी के लिए जो किसने कोई क्राइम किया है, जिसने बंदे मारे हैं, उसके लिए लीगल प्रोसेस को जी रिलैक्स नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही क्लैरिटी से बात हो रही है इस पे। बिल्कुल सही है। अच्छा बस अब ये बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे करना है, जो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि इस वक़्त टीटीपी पाकिस्तान को ऑफ़र क्या कर रही है? मतलब व्हाट आर दे ऑफरिंग? हमें उससे क्या फ़ायदा होगा जो ये टॉक्स हो रही हैं? और दूसरा आप क्या समझते हैं कि ये जो टॉक्स हैं इनका क्या फ्यूचर है? आप समझते हैं कि ये एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ गुड, और पाकिस्तान जो है वो जो ग्लोबली बता रहा था कि हमने दहशतगर्दों पे कंट्रोल कर लिया है और हालात बेहतर हो गए हैं, तो अब पाकिस्तान को थोड़ा रिलीफ मिलेगा और हम इकोनॉमी और तरफ जाएँगे और ये सब लोग बैठ जाएँगे। आप इन दोनों चीज़ों को ज़रा काइंडली हमारे व्यूअर्स तक एक्सप्लेन देखिए, करें। पाकिस्तान की रियासत की जो अफवाज है, वो काउंटर टेररिज्म में तो बहुत ही बैटल हार्डेंड है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो इनको दे कांट टेक केयर ऑफ द इशू, ऐसा कोई नहीं है। मसला ये है कि आप उसकी कितनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीटीपी का ये जी कि वो अफगानिस्तान में बैठ के एक लॉन्ग टर्म थ्रेट आपको पोज कर रही है।
तो आप क्या वहां जाके उस तरह के ऑपरेशंस करना चाहते हैं? तो फिर एक लॉन्ग टर्म आपको इसका सिक्योरिटी प्लान चाहिए, और उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होती है, वो ऑफ कोर्स फिर पे करनी होती है। उसके अंदर जो आपकी वो पूरा अब जो है वो ट्रेड वाले प्लान्स हैं कि अब आप रीजनल एक्टिविटी, पीस विद नेबर्स और ट्रेड की तरफ जाएंगे, उसको फिर थोड़ा सा दैट टेक्स अ हिट विद दिस ना, कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आप वो नहीं कर सकते। तो मैं इस तरीके से इसको एक तो देखता हूं, इसमें कोई वो नहीं है कि अब लड़ नहीं सकते या विल का कोई मसला हो गया या टीटीपी को इतना, टीटीपी पाकिस्तान को कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं देती। टीटीपी एक टेररिस्ट थ्रेट है जो एट बेस्ट बॉर्डर एरियाज के अंदर जो है बॉर्डर पे डिप्लॉयड फोर्सेस के ऊपर आके हमले करती है, और उसको वहां से देखना है। तो अगर तो पावर का देखें, जो मेन इशू ये है कि लड़ सकना प्रॉब्लम नहीं है, लड़ तो आप सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप क्या डेडलॉक को कितना लंबा चलाना चाहते हैं। डेडलॉक चल सकता है, डेडलॉक तो सूट करता है, वो चल सकता है, यानी जब भी हमला हो आप जाके रिटेलिएट कर दो तो दूसरी साइड भी डिटर होगी, वो रोकेगी फिर टीटीपी को कि भाई यहां से तुम नहीं जाओगे। तो ये भी आप कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि आप बात कर लो। तो इसके अंदर मुझे कोई ना तो कैपेबिलिटी का कोई मसला नजर आता है, ना कोई विल का मसला नजर आता है। टेररिज्म पाकिस्तान ने पहले भी कंट्रोल किया, आज भी केपेबल है कंट्रोल करने का। देन अगेन द क्वेश्चन इज कि उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करने पे आप तैयार है कि नहीं। लास्टली इसका फ्यूचर क्या होगा, आई एम नॉट, इस पे कमेंट करना मुश्किल है। मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं होगा। जो एंट्रेंट पोजीशन है दोनों की, यानी यहां से कॉन्स्टिट्यूशन रेड लाइन है, उनके लिए शरिया इन फाटा, रिवर्सल ऑफ फाटा मर्जर वो रेड लाइन है। तो इनको रिकंसाइल करना जो चीमा साहब है ना, ये मेन चीज आएगी, जो स्ट्रक्चरल चीज आएगी ना, फाटा का रिवर्सल मर्जर का, शरिया का नफाज, टीटीपी का फ्यूचर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप उनके साथ क्या करोगे, टीटीपी को क्या डील में, ये तो ये फाटा वाली और रिवर्सल ऑफ मर्जर वाली तो बातें एक रह गई, टीटीपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या उनको होगा, इन चीजों के ऊपर मेरा ख्याल है डिसाइड होना है। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि कल परसों डील हो, अच्छा है कि ये मुज़ाकरात लंबे चलें, इन चीजों पे डिबेट हो, पार्लियामेंट इसके अंदर आए, और आप एक अच्छी डिबेट करके एक लंबा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, बजाय इसके कि कल एक सोल्यूशन करें जो 3 दिन बाद टूट जाए। जैसे हमने देखा है कि जितनी डील्स हुई हैं इन द पास्ट, कोई डील खड़ी नहीं हुई। और फिर इसमें आखिरी बिल्कुल। बात ये भी है कि ये जो मर्ज हुए हैं ना फैक्शंस, 20, अगर 20 हैं, 12 तो एज आई टोल्ड यू मैंने खुद गिने थे, ये फिर बड़े डिसेंट्रलाइज्ड इनका वो होता है। इनमें से ना फिर जो कुछ फैक्शंस होते हैं वो नाराज होना शुरू हो जाते हैं कि अगर वो डील हो रही हो वो राजी ना हो, तो फिर ये किसी भी तरफ से ना डिवीजन आ सकती है। तो मुश्किल है ये, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। एक 20 ईयर ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, 14 साल की इंसर्जेंसी है, इसको सेटल करते करते टाइम लग जाएगा। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। बिल्कुल सही है, ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू तो बिल्कुल बासित साहब बिल्कुल है। लेकिन लेट्स होप कि यहाँ पे मुकम्मल पीस रिस्टोर करे पाकिस्तान में और चीज़ें बेहतर हों। बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें एथनिसिटी है, रिलीजन है, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व है। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चाहते रीजनल हैं जियो पॉलिटिक्स है, रीजनल। रीजनल जियो पॉलिटिक्स है, एब्सोल्युटली राइट। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व है। एनी हाउ इस पे आपसे मजीद जो है वो सीखते रहेंगे और समझते रहेंगे जैसे ही कोई डेवलपमेंट आती है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासा, बहुत थैंक यू।